मैं, सुनीता दानुवर, 14 साल की उम्र में तस्करी कर रहा था। जब मेरे साथ अन्याय और अत्याचार हुआ तो मैंने इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखने की ठानी, जिसके परिणामस्वरूप मैं पिछले 24 वर्षों से मानव तस्करी के खिलाफ सक्रिय हूँ। इस कोरोना महामारी के दौरान मैंने कुछ महसूस किया है और महसूस किया है जो मैंने आज आपको सबसे आगे लाने के लिए किया है। मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ेंगे और अपनी प्रतिक्रिया देंगे। कोरोना ने दुनिया को आतंकित किया है और 23 लोग मारे गए हैं और 9,026 लोग नेपाल में संक्रमित हुए हैं। 3 महीने से अधिक समय से तालाबंदी चल रही है। बड़ी संख्या में नेपाली सुबह काम करने और शाम को चूल्हे जलाने के लिए जाते हैं, जिसे हम सभी जानते हैं। वर्तमान में गरीब और मध्यम वर्ग नेपाल में कोरोना महामारी से अधिक प्रभावित हैं। हम सभी जानते हैं कि नेपाल में राणा काल से मानव तस्करी शुरू हुई है। आज हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन हमारे विचार और विचार 21वीं सदी से पीछे क्यों हैं? गरीब और मध्यम वर्ग तालाबंदी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है क्योंकि इसने उच्च वर्ग और उसके नेताओं को प्रभावित नहीं किया है। अगर नौकरी करने वालों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है तो हमारी सरकार ने इस समय बजट भाषण दिया, लेकिन उसने ऐसे लोगों पर ध्यान क्यों नहीं दिया? नेपाल में मानव तस्करी की शुरुआत राणा काल से शुरू हुई थी। तब से भारत के कई शहरों में महिलाओं और बच्चों की तस्करी होती रही है। 1996 में नेपाली समाज के दिमाग में तस्करी का मतलब है कि केवल महिलाओं को बेचा जाता है और वह भी केवल भारत में। हालांकि अब पूरी मानव जाति मानव तस्करी का शिकार है, लेकिन हमारा कानून अभी भी वेश्यावृत्ति पर केंद्रित है। इसमें वे लोग शामिल नहीं हैं जो अन्य उद्देश्यों के लिए तस्करी कर रहे हैं। अब कोरोना का संदर्भ न केवल विदेशों में बल्कि नेपाल में भी मानव तस्करी हुई है। मनोरंजन क्षेत्र में काम करने वाली लगभग 50,000 महिलाओं और किशोरियों की हालत क्या है? उनके लिए कौन भुगतान करता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये क्षेत्र न केवल एक आंतरिक बाजार बन गया है, बल्कि हाल के दिनों में बाहरी व्यापार के लिए एक संक्रमण बिंदु भी बन गया है। इस क्षेत्र में कई संगठनों ने काम किया है, लेकिन क्या उस क्षेत्र में काम करने वाले जानते हैं कि वे आज क्या कर रहे हैं? इस कोरोना के कारण नेपाल के लोग काम के लिए नेपाल सहित दुनिया के कई देशों में चले गए हैं और अब वे कोरोना के कारण काफी तनाव में हैं। अब उनकी क्या स्थिति है? क्या नेपाल सरकार इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील है? जब शुरुआत में कोरोना के कारण नेपाल में जलाओ लकड़ी थी तो हर किसी ने सोचा था कि हम घर में खुशी से रहेंगे, लेकिन इतने दिनों तक जलाओ लकड़ी के बाद न केवल मानसिक तनाव बल्कि कई लोगों में आपराधिक गतिविधियां भी पैदा हुई हैं। हमने महिलाओं के खिलाफ हिंसा की विभिन्न घटनाओं को देखा और सुना है। अगर इस समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो नेपाल में मानव तस्करी और मानव दास्ता की स्थिति भयावह हो सकती है। लंबे समय तक लॉकडाउन के कारण हर किसी को घर पर रहना पड़ता है, जिससे महिलाओं का काम का बोझ बढ़ गया है। चूंकि इस समय सब कुछ बंद है, इसलिए मानव तस्करी के दलालों को इस दौरान बहुत खेलने का अवसर मिलता है क्योंकि सभी किशोरों और किशोरों के हाथों में स्मार्टफोन है। हर किसी के पास समय है और सोशल मीडिया पर भी बात करता है। दलाल इसका फायदा उठा सकते हैं और मानव तस्करी का खतरा अधिक है। अब जरूरत इस बात की है कि नेपाल में पिछड़े वर्गों और युवाओं को स्वरोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए। नेपाल सरकार को इस संबंध में एक योजना के साथ आना आवश्यक है और इस क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों को भी समय समय पर अपनी रणनीतिक योजना को बदलने की आवश्यकता है। नेपाल में मानव तस्करी के खिलाफ
कानून में बदलाव करना भी आवश्यक है। नेपाल एक कृषि प्रधान देश के रूप में दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन आज हम खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर निर्भर हैं। नेपाल में आधुनिक और गैर विषैले कृषि को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती है? मानव तस्करी। मानव तस्करी और मानव दास्ता समाप्त हो जाएगी यदि पिछड़े वर्गों और युवाओं को कृषि में कौशल और कुछ रियायतें देकर प्रेरित किया जा सकता है। नेपाल सरकार को भी गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है कि लोकतंत्र क्यों आया है और 3 प्रकार की सरकार है: स्थानीय, राज्य और संघीय। इन तीनों सरकारों को नेपाल के नागरिकों और युवाओं के स्वरोजगार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सुनीता फाउंडेशन निम्नलिखित दृष्टि, लक्ष्य और लक्ष्य के साथ आगे बढ़ा है, जिसमें मैंने भी आपके सर्वोत्तम समर्थन की अपेक्षा की है। धन्यवाद। मनोवृत्ति मानव तस्करी। मानव तस्करी और आधुनिक दास्ता के खिलाफ एक समाज का निर्माण करने और प्रभावित महिलाओं, बच्चों और युवाओं को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, जहां हर नागरिक एक गरिमापूर्ण जीवन जीने में सक्षम होगा। लक्ष्य मानव तस्करी के उच्च जोखिम में युवा लोगों को सशक्त बनाना, जिसमें मानव तस्करी, आधुनिक गुलामी के शिकार, संरक्षण और समेकन शामिल हैं, और शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सशक्तिकरण और वकालत पर उनका जोर है। वे तस्करी सहित आधुनिक गुलामी को समाप्त करने के लिए सक्रिय रूप से काम करेंगे। मानव तस्करी को रोकने और नियंत्रित करने के साथ साथ पीड़ितों और प्रभावित महिलाओं, बच्चों और युवाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने और एक ऐसे समाज में जहां कोई भी नागरिक मानव तस्करी, आधुनिक दास्ता और हिंसा के विभिन्न रूपों से मुक्त जीवन जी सकता है, करने को मिलेगा। मैं सुनीता दनुवार, 14 वर्ष को उमेरमा बेचविखनमा परेको थिए, जब मैं माथी अन्याय र अत्याचार भएको थियो तब मैले इसको विरुद्धमा निरंतर संघर्ष गर्ने अठित गरेकी थिए, जिसको फलस्वरूपमा मानव बेचविखन विरुद्धमा विगत 24 वर्षदेखि क्रियाशील रहेकी छु। यस कोरोनाको महामारीको समयमा मैले केही कुराको महसुस र अनुभूति गरेकी छु जुन आजमा तपाईहरुको माझमा ल्याउने जग्गो गरेकी छु। आशा गरेकी छु हजुरहरूले पढेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहुने छ। कोरोनाले विश्वनै आतंकित भएको छ र नेपालमा पनि कोरोनाबाट 23 जनाको मृत्यु र 9026 जना संक्रमित भएका छन्। 3 महिनाभन्दा बढी लकडाउन भएको छ। यहाँ नेपालीहरू बिहान काममा गे बेलुका चुलो बाल्नेको संख्या धेरै ठूलो रहेको छ जुन हामी सबैलाई थाहा छ। अहिले नेपालमा कोरोना महामारीमा गरीब र मध्यम वर्ग बढी मार्ममा परेको देखिन्छ। हिजो राणा कालदेखि नै नेपालमा मानव बेचबिखनको सुरुवात भएको हामी सबैलाई विविध नै छ। आज 21औं शताब्दीमा हामी प्रवेश गरिसकेको छौँ तर पनि हारो सोच र विचार भनेको 21औं शताब्दीभन्दा पछाडि नै रहेको छ। किन लकडाउनका कारण धेरै मारमा परेका गरीब र मध्य वर्ग नै परेको छ, किनकि माथिको वर्ग र नेताहरूलाई यसले कुनै प्रभाव पारेको छैन। जिसको रोजगारी थियो उसले रोजगारी गुमाउनु परेको अवस्था छ भने यो समयमा हारो सरकारले बजेट भाषण गयो तर यस्तो वर्गलाई किन ध्यानमा राखेन। नेपालमा मानव बेचबिखनको सुरुवात भनेको राणा कालबाट सुरु भएको देखिन्छ। त्यस समयदेखि महिला तथा बालबालिका भारतको थुप्रै शहरमा बेचबिखन हुने गरेको छ। 1996 मा नेपाली समाजको सोचमा बेचबिखन भनेको महिला मात्र बेचिन्छन् र त्यो पनि इन्डियामा मात्र बेचिन्छन् भने छ, तर अहिले भनेको सिङ्गो मानव जाति नै मानव बेचबिखनको शिकारमा परेका छ। तर हारो कानुन अहिले पनि वेश्यावृत्तिमा केन्द्रित रहेको छ। यसले अन्य प्रयोजनको लागि बेचबिखन हुनलाई समेटेको छैन। अब कोरोनाको प्रसङ्ग मानव
વેચવિઘ્ન વિદેશમાં માત્ર હેન નેપાલમાં પની આંતરિક વેચવિઘ્ન ભયકો 50,000 को हाराहारीમાં मनोरंजन क्षेत्रमा काम गर्ने महिला तथा किशोरी र किशोरहरूको अवस्था कस्तो छ कसले उनीहरूको लागत राखेको छ किनकि यो क्षेत्र भनेको आन्तरिक बेचबिखन मात्र नभए बाह्य बेचबिखनको लागि पछिल्लो समयमा ट्रान्जिट समेत बनेको छ यो क्षेत्रमा धेरै सङ्घ संस्थाले काम पनि गरेका छन् तर आज उनीहरू कुन अवस्थामा रहेका छन् भन्ने कुरा त्यो क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई थाहा छ त यो कोरोनाको कारण नेपाल लगायत विश्वका थुप्रै देशहरूमा नेपाली कामका लागि गएका छन् र हाल कोरोनाका कारण काम नभए बिचलीमा परेका छन् अब उनीहरूको अवस्था कस्तो होला यस विषयमा नेपाल सरकार के संवेदनशील भएको जब सुरुमा कोरोनाका कारण नेपालमा लकडाउन भयो सबैलाई लागेको थियो कि हामी आनन्दले घरमा बस्ने भने तर यतिका दिनसम्म लकडाउन भएपछि धेरै जनामा मानसिक तनाव मात्र हैन धेरै मानिसहरूमा आपराधिक गतिविधिहरूसम्म उत्पन्न भएको उदाहरण हारो माझमा रहेको छ जुन जाजरकोट रूपन्देही धादिङ लगायत विभिन्न ठाउँमा घटेका अमानवीय घटनाहरू लगायत विभिन्न महिलामाथि भएका हिंसाका घटनाहरू देखेका छौँ र सुनेको पनि छौँ यदि यो समयलाई मध्यनजर नगर्ने हो भने नेपालमा मानव बेचबिखन मानव तस्करी र मानव दास्ताको अवस्था भनेको भयावह हुन सक्छ लामो समयसम्म लकडाउन भएको कारण सबै जना घरमा नै बस्ने गरेका हुँदा महिलाहरूलाई धेरै कामको बोझ बढेको छ यो समयमा सबै बन्द भएकाले मानव बेचबिखन गर्ने दलालहरूले यो बेलामा धेरै चलखेल गर्ने मौका पाएका हुन्छन् किनकि सबै किशोरी तथा किशोरहरूको हातमा स्मार्टफोन छ सबैले समय पाएका छन् र सामाजिक सञ्जालमा कुरा पनि गर्छन् त्यसको फाइदा दलालहरूले उठाउन सक्छन् र मानव बेचबिखनको जोखिम उच्च रहेको छ अहिलेको आवश्यकता भनेको पछाइ परेको वर्ग र युवाहरूलाई कसरी नेपालमा स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ भने नै हो यो विषयमा नेपाल सरकारले सोचेर योजना ल्याउन जरुरी छ भने यो क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले पनि समय अनुसार आफ्नो रणनीतिक योजनामा समेत परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको छ नेपालमा भएको मानव बेचबिखन विरुद्धको कानुनमा समेत परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर विश्वभरि परिचित छ तर आज खाद्यान्नको लागि हामी अन्य मुलुकहरूसँग भर परेका छौँ किन अब नेपालमा आधुनिक र विषादी रहित कृषिलाई प्राथमिकता नराख्ने यदि पछाइ परेको वर्ग र युवाहरूलाई सिप तथा केही सहुलियत दिएर कृषि सम्बन्धी उनीहरूलाई प्रेरणा दिन सकेको खण्डमा मानव बेचबिखन मानव तस्करी तथा मानव दास्ताको अन्त्य हुछ नेपाल सरकारले पनि यो विषयमा गम्भीर भए सोचन अन्त्य जरुरी छ कि नहिले लोकतन्त्र आएको छ र तीन प्रकारका सरकार रहेको छ जुन स्थानीय प्रदेश र संघीय यो तीनवटै सरकारले नेपालका नागरिक र विषय गरी युवाहरूको स्वरोजगारको बारेमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको छ यही कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै सुनिता फाउन्डेसनले निम्न दृष्टिकोण ध्येय र लक्ष्य लिएर अगाडि बढेको छ जसमा तपाईहरूको सकदो साथको अपेक्षा समेत गरेको छु धन्यवाद दृष्टिकोण मानव बेचबिखन मानव तस्करी र आधुनिक दास्ता विरुद्धको समाज निर्माण र पीडित तथा प्रभावित महिला बालबालिका र युवाहरूलाई आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षिकी र राजनैतिक रूपले सशक्तिकरण गर्दै लैजाने जहाँ हरेक नागरिकले सम्मानपूर्ण जीवन जीउन पाउने छिन् ध्येय मानव बेचबिखन मानव तस्करी लगायत आधुनिक दास्ताका पीडित प्रभावितको संरक्षण संवर्धन साथै मानव बेचबिखनको उच्च जोखिममा रहेका युवाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गराउनुको साथै उनीहरूको शिक्षा स्वास्थ्य आर्थिक सशक्तिकरण र वकालतमा जोड दिने जिसको फलस्वरूप उनीहरू विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालसँग सहकार्य गरी मानव बेचबिखन मानव तस्करी लगायत आधुनिक दास्तालाई अन्त्य गर्न सक्रिय रूपमा लाग्ने छन् लक्ष्य मानव बेचबिखन तथा मानव तस्करीलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्नुको साथै पीडित तथा प्रभावित महिला
बालबालिका र युवाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र उनीहरूको स्वतन्त्र भई समाजमा सम्मानपूर्वक बाँचन पाउने अधिकार निर्माण गर्ने जहाँ कोही पनि नागरिक मानव बेचबिखन, मानव तस्करी, आधुनिक दास्ता र विभिन्न हिंसा रहित जीवन व्यतीत गर्न पाउने छन्।